हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज हम डिस्कस करेंगे 6M क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का, जो कल हमने कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए जो डिटेल सिलेबस था उसको कवर किया था। आज उसी सिलेबस को आगे हम कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जो सिलेबस डिस्कस करना है उसमें जो पहला पॉइंट आज में है वो है सिंगल बिट सिस्टम एंड डबल बिट सिस्टम। सिंगल बिट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो रेट, और रेट के साथ साथ रेट में बहुत सी चीज़ बातें आ जाती हैं, जैसे इसका स्पेसिफिकेशन आ जाता है, शेड्यूल ऑफ टाइम ऑफ आ जाता है। ये सारी बातें सिंगल बिट में आ जाती हैं। लेकिन यदि उसमें टेक्निकली चीज़ को जोड़ा जाए कि वो काम हम जो कर रहे हैं वो टेक्निकली का वर्क हो पाएगा, टेक्निकली साउंड है और टेक्निकली सब तरीके से उस काम को किया जा सकता है, तकनीकी जो उसके अंदर आउटपुट है वो पूरी टेक्निकली तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है डबल बिट सिस्टम में। मतलब सिंगल बिट सिस्टम में केवल हम रेट और स्पेसिफिकेशन इत्यादि को देखते हैं और ये देखते हैं कि जो वो काम हो रहा है वो टेक्निकली सूटेबल है या नहीं। यदि वो टेक्निकली सूटेबल नहीं है, कोई छोटा काम है जैसे ग्रीन घास की कटाई करना है, फील्ड की सफाई करना है, नालियों की सफाई करना है, इस तरह के जो काम जिसमें कोई टेक्निकल चीज़ नो हाउ नहीं होती, केवल रेट होता है और स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो वो हमारे सिंगल बिट सिस्टम में आते हैं। उसके अंदर वो व्यक्ति टेक्निकली सूटेबल है या नहीं ये अलग मैटर है, लेकिन यदि वो टेक्निकली सूटेबल नहीं भी है तब भी हम उसको सिंगल बिट सिस्टम के अंतर्गत डाल सकते हैं। जबकि डबल बिट सिस्टम में क्या होता है कि व्यक्ति को रेट वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, टाइम ऑफ वर्क जो अलॉटेड है वो सारी चीज़ों के साथ साथ वो टेक्निकली सूटेबल भी होना चाहिए। वो यदि टेक्निकली सूटेबल नहीं है तो हमको ये मार्क करना होगा कि टेक्निकली वो अनसूटेबल है। जब हम टेंडर निकालते हैं तो उसमें इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि वो टेक्निकली सूटेबल है और नहीं है। यदि वो टेक्निकली सूटेबल है या नहीं है, ये मैटर इतना इम्पॉर्टेंट सिंगल बिट सिस्टम में नहीं होता, लेकिन जब डबल बिट सिस्टम होता है तो रेट, स्पेसिफिकेशन, टाइम ऑफ वर्क के साथ साथ वो टेक्निकली सूटेबल भी होना चाहिए, और यदि नहीं है तो उसको मेंशन किया जाना चाहिए कि टेक्निकली अनसूटेबल। तो ये बात आती है डबल बिट सिस्टम के अंतर्गत। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। टेंडर। टेंडर क्या होता है? टेंडर एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें हम जो काम सिविल इंजीनियरिंग के जो वर्क कराते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सारी इन्फॉर्मेशन से मतलब नाम ऑफ काम, काम का वर्क नाम क्या है, काम का क्वालिटी कैसी है, उसके शेड्यूल ऑफ रेट क्या है, कोई उसमें जो टाइम दिया रहता है वो टाइम पीरियड दिया रहना चाहिए, एग्रीमेंट का जो टेंडर है उसमें पूरी इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रहती है, और उसका एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके अंतर्गत अर्नेस्ट मनी भी रहती है। अर्नेस्ट मनी का मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस टेंडर को अवेल करने के लिए इंटरेस्टेड है और उसने अपने जो भी रेट है, जो शेड्यूल ऑफ रेट है उसके अकॉर्डिंग उस काम करने को इंटरेस्टेड है, तो वो एक धनराशि टेंडर जमा करते समय विभाग में जमा करता है, चाहे वो एनएससी के रूप में हो या किसी गवर्नमेंट के प्रपत्र के रूप में हो या विभाग के किसी बॉन्ड के रूप में हो, तो वो वहाँ जब जमा करता है तो उससे ये पता चलता है कि वो काम करने वाला आदमी या ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर में इंटरेस्टेड है और उस काम को करना चाहता है। तो उस मनी को हम लोग कहते हैं अर्नेस्ट मनी, मतलब प्रारंभिक धनराशि, जिसमें कि जिस समय टेंडर अप्लाई किया जाता है उसमें। और टेंडर के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। टेंडर फॉर्म में क्या होता है एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन होती है टेंडर में, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग वर्क। उसका डाटा होता है कि आइटम ऑफ वर्क कौन सा है,
उसकी क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिफिकेशन किस तरह से करना है, उसके किस तरह के नियम हैं कि इतने समय के बाद आरसीसी डलने के बाद इतना समय लगेगा, उसके बाद सब क्यूरिंग होगी, क्यूरिंग के बाद में फिर हम उसके ऊपर ब्रिक वर्क शुरू करेंगे, ये नियम आ जाते हैं। तो टेंडर फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, इसको हम टेंडर फॉर्म एंड उसके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, जिसमें टेंडर जो भी काम हम कंस्ट्रक्शन का करा रहे होते हैं उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत होती है और रेट भी दिया रहता है। अब उस रेट के अकॉर्डिंग ये निर्भर करता है उस ठेकेदार पे, उस कॉन्ट्रैक्टर पे कि वो उस रेट को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकता है और दूसरों के कंपैरिजन में, अपने ठेकेदार साथियों के कंपैरिजन में या बिल्डर और जो कंपनियां हैं उनके अनुसार कि हम मेरा टेंडर पास हो उसको नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि उस स्टैंडर्ड से नीचे जाएगा तो हमारी वो क्वालिटी, वो वर्क का स्पेसिफिकेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये डिपेंड करता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की गाइडलाइंस पे कि साहब ये काम किस तरह से होना है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये सारी बातों को लॉज के अंतर्गत रखते हुए कंडीशंस निर्धारित की जाती हैं, कुछ शर्तें तय की जाती हैं। इसके बाद में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है, एग्रीमेंट लेटर तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत टेंडर फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में ठेकेदार का कौन सी कैटेगरी का है, उसने कितना वर्क किया है, कितना अनुभव है, कहाँ कहाँ पे उसके पास क्या T&P मौजूद है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसमें लगाता है टेंडर फॉर्म को भरते समय। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है टेंडर नोटिस। जब टेंडर इनवाइट किया जाता है, टेंडर नोटिस का मतलब इनविटेशन ऑफ टेंडर है। जब किसी कार्य को शुरुआत किया जाता है तो एक टेंडर निकाला जाता है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में एक टेंडर निकाला जाता है। उसमें काम बताया गया होता है, उसकी धनराशि बताई गई होती है, उसमें कितना अर्नेस्ट मनी जमा करना है ये बताया गया होता है, और इसका फॉर्म का अमाउंट बताया होता है कि वो कितने का फॉर्म मिलेगा इसमें, और कब तक उस फॉर्म को जमा करना है और कब उस फॉर्म को खोला जाएगा, सबके सामने खोला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेंडर नोटिस में दी रहती हैं, और टेंडर नोटिस में क्वांटिटी भी दी रहती है और कॉस्ट भी दी रहती है, वर्क की टोटल कॉस्ट भी दी गई होती है कि जो हमारा वर्क है वो कितनी कॉस्टिंग का है और उसमें क्या क्या आइटम है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट टेंडर फॉर्म में होती हैं, लेकिन टेंडर नोटिस में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि कब तक हमें टेंडर खरीदना है, टेंडर का अमाउंट बताया गया होगा, कितने का टेंडर फॉर्म मिलेगा और कब तक उसे हमें भरकर देना होगा। उसमें नेम ऑफ वर्क होगा, डिस्क्रिप्शन और पोजीशंस, क्वांटिटी ऑफ वर्क होगी, टाइम होगा, मैप इत्यादि टेंडर फॉर्म के अंतर्गत दिया गया होगा। और इसमें लास्ट डेट सबमिशन दी गई होगी टेंडर नोटिस में, और ओपनिंग डेट भी होगी कि वो टेंडर ओपनिंग डेट एंड टाइम ये दिया गया होगा, जिससे कि सभी जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स या जो बिल्डर्स या जो कंपनीज हैं जो इस काम को करना चाहती हैं वो सब एक ही समय पर वहाँ पर एकत्रित हों और सबके सामने वो खोला जाएगा। ये टेंडर नोटिस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है अर्नेस्ट मनी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अर्नेस्ट मनी टेंडर फॉर्म के 7 विभाग में जमा करना होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जो भी बिल्डर है या ठेकेदार है वो उस काम को करना चाहता है और उनकी शर्तों पे करना चाहता है, विभाग की शर्तों पे करना चाहता है। इसके लिए वो एक धनराशि जमा कर देता है वो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर फॉर्म। लेकिन यदि वो उसका टेंडर फॉर्म सेलेक्ट नहीं होता या उसका टेंडर सिलेक्शन में नहीं आता है तो वो अर्नेस्ट मनी उस टेंडर को देने वाले, सबमिट करने वाले ठेकेदार को या कंपनी को वापस कर दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी जितना भी टोटल वर्क है, मान लीजिए टोटल वर्क 1 करोड़ का है तो कम से कम 10% अर्थात 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है।
इसका मतलब ये है कि जो काम वो करेगा कॉन्ट्रैक्टर, वो सारे नियम, स्पेसिफिकेशन, शेड्यूल ऑफ टाइम ऑफ वर्क, ये सभी चीज़ों का पूरी तरीके से पालन करेगा और क्वालिटी ऑफ वर्क भी करके देगा, जिससे कि यदि कहीं कोई कमी रह जाती है तो जो आपके इंजीनियर्स लोग हैं, जेई हो, एई हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, ये सारे वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, वर्क को निरीक्षण करते हैं और जो काम की क्वालिटी है उसमें यदि कोई कमी आती है तो उस कमी को उस ठेकेदार को बताएंगे, मेंशन करेंगे। यदि वो नहीं मानता, यदि उसके अंदर कोई सुधार नहीं आता, तो वो जो 10% जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट की सहायता से उसको ठेकेदार को वहाँ पर नोटिस दे के काम बंद किया जा सकता है और जो सिक्योरिटी मनी उसके द्वारा डिपॉजिट है, उस सिक्योरिटी मनी से उस काम को पूरा कराया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी। तो आप बता सकते हैं कि अर्नेस्ट मनी एक ऐसा धन है जो कि टेंडर सबमिशन के समय दिया जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर काम करने के लिए इंटरेस्ट है, यह से उसका पता चलता है। और सिक्योरिटी मनी तब दी जाती है जब उसका टेंडर पास हो जाता है और वो काम करने के लिए बढ़ता है आगे, तो एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है सभी शर्तों के आधार पे, तब हम उसको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है और काम की शुरुआत होती है। तो आज ये जो टॉपिक रहे, उन टॉपिक्स में सिंगल बिड सिस्टम, डबल बिड सिस्टम, टेंडर फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ साथ टेंडर नोटिस और टेंडर नोटिस के साथ साथ अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी मनी पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्न पे इसके अगला जो पार्ट है सिलेबस का, उसे कंप्लीट करेंगे और आज ये यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।